1947 में आधी रात के वक्त बेनकर एंडी अपनी कार में अपनी बंदूक को घोरता हुआ शराब पी रहा था। कुछ देर बाद वो कत्ल के मुकदमे में पेश होता है। एंडी ने वजाहत की कि इसकी अपनी बीवी के साथ लड़ाई हुई थी क्योंकि वो तलाक चाहती थी। ताहम वकील बाकी तफसीलात बताता है। एंडी जानता था कि इसकी बीवी का अफेयर था और लड़ाई के बाद उसने अपनी बीवी का इसके आशिक के घर तक पीछा किया और उन दोनों को मार डाला। एंडी कसम खाता है कि वो नशे में था और सिर्फ इन्हें डराना चाहता था और ये भी कि वो फायर न किए बगैर चला गया था। वो दावा करता है कि इसने बंदूक दरिया में फेंक दी थी, ताहम वो कभी नहीं मिली। वकील ने जूरी को बताया कि हथियार से जितनी गोलियां इसमें समझ सकती थीं, इससे ज्यादा बार फायर किया गई अलिफ, जिसका मतलब है कि एंडी ने इन्हें कई बार गोली मारने के लिए दोबारा लोड किया। आखिर में जज ने एंडी को 2 उम्र कैद की सजाएं सुनाई, हर एक मकतूल के लिए। उसी दौरान रेड नामी एक कैदी का डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से जायजा लिया जा रहा है। रेड ने उन कैद की 20 साल की सजा काट ली है और कसम खाता है कि वो एक इस्लाहशुदा आदमी है, लेकिन फिर भी उनकी पैरोल की दरखास्त मुस्तरद कर दी जाती है। फिर रेड को वापस यार्ड में भी जीम दिया जाता है, जहां दूसरे बहुत से कैदी इससे चीजें मांगते हैं। ये पता चलता है कि रेड वो शख्स है जो जेल में ममनुआ अशिया स्मगल करता है। जल्द ही मुजरिमों का एक नया ग्रुप इस जेल में लाया जाता है और इन्हें रेड कैदियों की तरफ से खूब तंग किया जाता है, जो शर्तें लगाते हैं कि नए आने वालों में से कौन पहले टूटेगा। रेड एंडी को देखता है और इसकी कमजोर शक्ल से मुतासिर नहीं होता। वार्डन नॉर्टन नए आने वालों को बताता है कि पहला उसूल रब की बेइज्जती नहीं करना है, लेकिन दूसरे उसूल वो खुद सीखते जाएंगे। जब एक नया आने वाला पूछता है कि वो कब खाएंगे, कैप्टन बायरन उसे चीखता है और मारता है। फिर ग्रुप को पानी से धोया जीम होता है और नंगे ही उनकी कोठरियों में भेज दिया जाता है। जब लाइट्स बुझ जाती हैं तो नए आने वालों में से एक रोना शुरू कर देता है। दूसरे कैदी इसका मजाक उड़ाते हैं और आमतौर पर तमाम नए आने वालों को ने देते हैं। हाईवुड इस आदमी को इजाफी सख्ती से तंग करता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो टूट जाएगा। कैदी तालियां बजाना और तौहीन आमेज उर्फी नामों का नारा लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे पुलिस वालों की तवज्जो लांग होती है। रोने वाला आदमी कसम खाता है कि वो वहां का नहीं है, लिहाजा बायरन उसे कोठरी से बाहर निकाल कर मारता है। रेड देखता है कि एंडी पूरी रात एक भी आवाज नहीं निकालता। अगले दिन डाइनिंग हॉल में एंडी देखता है कि हर कोई उसे किस तरह देख रहा है, लिहाजा वो अकेले बैठने का फैसला करता है। उसे अपने खाने में कीड़ा देखकर घिन आती है, लेकिन ब्रॉक्स उसे इससे लेकर अपनी स्वेटर की जेब में छुपाए हुए बचे परिंदे को खल होता है। उसी दौरान हाईवुड अपने दोस्तों से सिगरेट जुमा करता है, क्योंकि इसने कल रात आदमी को लाकर शर्त जीत ली थी। जब एंडी बातचीत में शामिल होने की कोशिश करता है तो हाईवुड उसे डांटता है। बाद में शावर में बोगस एंडी से उसका गंदा साथी बनने को कहता है, लेकिन एंडी चला जाता है। अगले चंद महीनों तक एंडी परेशानी से बचने के लिए अपने आप में रहता है। एक दिन वो अपना तारुफ रेड से कराता है, जो इससे पूछता है कि इसने अपनी बीवी को क्यों मारा। एंडी इसरार करता है कि इसने ऐसा नहीं किया और रेड से एक पत्थर का हथौड़ा लाने को कहता है। रेड इस बात पर राजी हो जाता है, जबकि वजाहत करता है कि एंडी को उसे अच्छी तरह से पाना होगा, क्योंकि पुलिस वाले बेतरतीब मुआयना करते हैं और अगर वो हथौड़ा इस तक पहुंचा देते हैं तो वो दोबारा कभी कारोबार नहीं कर पाएगा। फिर रेड उसे खबरदार करता है कि बोगस और इसका गिरोह, जिसे सिस्टर्स के अलिफ जाता है, एंडी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लिहाजा उसे मुहतात रहने की जरूरत है। एंडी के जाने के बाद रेड फैसला करता है कि वो उसे पसंद करता है। कुछ देर बाद जेल में बहुत सारे बैग पहनाए जाते हैं और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो एक कैदी उनमें से एक छुपा हुआ पैकेज निकाल लेता है। फिर रेड कुछ सिगरेट के बदले नए कंबल हासिल करता है, जो वो अपनी कोठरी में लाता है ताकि पैकेज में हथौड़ा तलाश कर सके। वो इसे ब्रॉक्स की किताबों वाली टोकरी का इस्तेमाल करते हुए एंडी को भेजता है। इस रात बोगस और इसका गिरोह एंडी को घेर कर मारता है, इससे पहले कि उसका फायदा उठाए। अगले दिन एंडी जख्मों के साथ नजर आता है, वर हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि क्या हुआ है। अगले 2 साल तक एंडी को सिस्टर्स की तरफ से मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। कभी कभी वो उनसे लड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ज्यादातर वक्त वो नाकाम रहता है। 1949 में नॉर्टन ने ऐलान किया कि 1 हफ्ते के बाहर के काम के लिए एक फैक्ट्री में मजदूरों की जरूरत है। बहुत सारे कैदी रजाकाराना तौर पर काम करते हैं, बशमूल रेड और एंडी। रेड एक पुलिस वाले से बात करत अलिफ है और इसके दोस्तों के ग्रुप को सिगरेट के बदले मुंतखब किया जाता है। तेज धूप में कैदी फैक्ट्री की छत पर सख्त मेहनत करते हैं, जबकि गार्डर्स बातें करते हैं। बायरन बताता है कि इसे हाल ही में एक वरासत मिली है, जिस पर अब उसे टैक्स लग रहा है। एंडी ये सुनता है और रेड की वार्निंग्स को नजरअंदाज करते हुए उसके करीब जाता है। जब एंडी कुछ सवालात पूछने की कोशिश करता है तो बायरन गुस्से में आ जाता है और इसे छत के किनारे की तरफ घसीटता है। इससे पहले कि उसे धक्का दिया जाए, एंडी उसे अपने पैसे को कैसे बरकरार रखना है इस बारे में मशवरा देता है। पहले बायरन को शक होता है, लेकिन जब एंडी अपने दोस्तों के लिए बियर के बदले अकाउंट का आम करने और फॉर्म तैयार करने में मदद की पेशकश करता है तो बायरन कबूल कर लेता है। बाकी वर्किंग वीक के दौरान दोस्त अपना दिन ठंडी बियर पीते हुए गुजार सकते थे, ताहम एंडी शराब को हाथ नहीं लगाता क्योंकि इसने पीना छोड़ दिया है। जेल वापस आकर रेड और एंडी चेकर्स खेलते हैं। एंडी तस्लीम करता है कि वो शतरंज को तरजीह देता है और अपना सीट बनाने का इरादा रखता है। रेड दोबारा एंडी से पूछता है कि इसने अपनी ये को क्यों मारा और एंडी इसरार करता है कि इसने ऐसा नहीं किया। फिर एंडी पूछता है कि इसने किया और रेड वजाहत करता है कि उसने किसी को मारा है।
बाद में एंडी अपनी कोठरी में शतरंज के टुकड़े बनाना वो कर देता है। वो हथौड़े का इस्तेमाल दीवार पर कुछ नाम लिखने के लिए भी करता है। बाद में पैरी एक खूबसूरत अदाकारा की फिल्म देख रहे हैं। एंडी रेड से उसे जेल लाने को कहता है और चूंकि रेड सोचता है कि वो मीन जाप कर रहा है तो वो कहता है कि इसे चंद हफ्ते लगेंगे। बाहर जाते हुए एंडी पर अचानक सिस्टर्स हमला कर देते हैं। वो उसे प्रोजेक्टर रूम में ले जाते हैं और ऑपरेटर को बाहर निकाल देते हैं। एंडी फिल्म रेलों का इस्तेमाल अपना दिफा करने के लिए करता है और एक आदमी की नाक तोड़ने में कामयाब हो जाता है। ताहम वो फिर भी ज्यादा तादाद में होते हैं और इसे आसानी से पकड़ लेते हैं। बोगस इसे चंद बार मारता है इससे पहले कि एक चाकू निकालकर एंडी को धमकी दे जब वो अपने मुंह के साथ गंदे औकात का मुतालबा करता है। जब एंडी इनकार करता है तो बोगस उसे बेरहमी से मारता है, जिसकी वजह से उसे 1 महीना इन्फर्मरी में गुजारना पड़ता है। अलिफ सीन वाकये के बाद बोगस कुछ वक्त सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारता है। जब वो अपनी कोठरी में वापस आता है तो बायरन उसे मारने का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद से सिस्टर्स ने कभी एंडी को परेशान नहीं किया। बोगस व्हील चेयर पर है और इसे एक अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। रेड एंडी के लिए एक खुशामदीद तोहफा लेना चाहता है जब इसे इन्फर्मरी से रहा किया जाए, लिहाजा वो अपने दोस्तों को शतरंज के सीट के लिए पत्थर जमा करने पर राजी करता है। मैदान में काम करते हुए बुरे एक पत्थर उठाता है और इसे दूसरों को दिखाता है, जो इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसे सिर्फ पत्थर की घोड़े की पट्टियां मिली हैं। जब एंडी आखिरकार अपनी कोठरी में वापस आता है तो उसे पत्थरों का एक थैला और अदाकारा का एक पोस्टर मिलता है। एक दोपहर पुलिस वाले बेतरतीब सील मुआयना करते हैं। वो एंडी की जगह की तलाशी लेते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। नॉर्टन देखता है कि एंडी बाइबल पढ़ रहा है और वो अपने पसंदीदा इक़्तिबासात के बारे में बातचीत करते हैं। पोस्टर की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन नॉर्टन एक इस्तिस्ना देने पर राजी हो जाता है। बाद में नॉर्टन एंडी को अपने दफ्तर बुलाता है और इसे मतलब करता है कि इसे लाइब्रेरी में काम के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। एंडी को लाइब्रेरी में एक कौवा और ब्रॉक्स मिलता है। ब्रॉक्स बताता है कि वो 1912 से लाइब्रेरियन है और इससे पहले कभी कोई असिस्टेंट नहीं रहा। उनकी बातचीत बायरन के भेजे गए एक पुलिस वाले की तरफ से रोक दी जाती है, जिसे कुछ माली मशवरा दरकार होता है। कुछ कागज और कलम पकड़ने के बाद एंडी उसे अपने बच्चों के लिए ट्रस्ट फंड कायम करने के अमल में नूनहुन्ना रहनुमाई करता है। लंच के दौरान एंडी अपने दोस्तों को बताता है कि इसे शायद लाइब्रेरी में इसलिए रखा गया है ताकि वो खुफिया तौर पर गार्ड्स को मशवरा दे सके। वो चाहता है कि इसे मजीद किताबें मिले, लेकिन दूसरे सोचते हैं कि वार्डन इसकी इजाजत नहीं देगा। एंडी बहरहाल नॉर्टन से पूछने का फैसला करता है और इसकी दरखास्त मुस्तरद कर दी जाती है। फिर एंडी कहता है कि वो सेनेट को किताबों के लिए हफ्तावार खत लिखेगा और नॉर्टन इन्हें मेल करने पर राजी हो जाता है। अगले चंद सालों तक एंडी तमाम गार्ड्स और नॉर्टन के टैक्स रिटर्न तैयार करता है। वो वादे के मुताबिक सेनेट को भी लिख रहा है, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिलता। बिलाखिर एंडी रेड को अपना असिस्टेंट बनाने में कामयाब हो जाता है। 1954 में एक पैरी एंडी और रेड को बुलाने के लिए दौड़ता है क्योंकि लाइब्रेरी में गड़बड़ है। ये पता चलता है कि ब्रॉक्स हेवुड को चोरी की नोक पर पकड़े हुए है। ये के हिकर की यही वाहिद रास्ता है जिससे वो रह सकता है। एंडी इसे दोस्ताना अल्फाज से पुरसुकून करने में कामयाब हो जाता है और ब्रॉक्स को जहनी दबाव का दौरा पड़ता है। बाद में अपने वक्फे के दौरान रेड वजाहत करता है कि बरू किसने 50 साल जेल में गुजारे हैं और आज पैरोल मिलने पर घबरा गया क्योंकि वो आम मुआशरे में काम करना भूल गया है। ब्रॉक्स जेल से जाने से पहले अपने कौवे को आज़ाद कर देता है। शहर वापस जाना इसके लिए एक झटका है क्योंकि जब वो जवान था तो कारें नायाब थीं और अब वो हर जगह हैं। इसे एक दुकान में ग्रोसरी पैक करने की नौकरी मिलती है, लेकिन इस पागल जदीद रफ्तार को बरकरार रखना मुश्किल है। काम के बाद वो परिंदों को खिलाने का ये लिए पार्क जाता है। रात को उसे सोना मुश्किल लगता है। चंद दिनों के एक ऐसे मामूल के बाद जिसे वो नापसंद करता है, वो दीवार पर ब्रॉक्स यहाँ था कुंदा करता है और फिर खुदकुशी कर लेता है। ब्रॉक्स का एक खत जल्द ही जेल में इसके दोस्तों तक पहुंच जाता है और आखिर में अलविदाई उनको बताता है कि ब्रॉक्स क्या करने का इरादा कर रहा था। रेड सोचता है कि इसे उनके साथ जेल में मर जाना चाहिए था। कुछ देर बाद एंडी को हुकूमत से जी लाम की लाइब्रेरी को फंड देने के लिए इस्तेमाल शुदा किताबों का एक बहुत बड़ा ढेर और $200 मिलकर हैरत होती है। किताबों में उसे एक ऑपरा रिकॉर्ड मिलता है और वो उसे जेल के स्पीकर पर बजाने का फैसला करता है ताकि हर कोई उसे सुन सके। वो तमाम दरवाजे भी बंद कर देता है ताकि कोई उसे रोक न सके। नॉर्टन जल्द ही एंडी को डांटने के लिए आता है, जो उसे मौसीकी को तेज करके नजरअंदाज करता है। फिर बायरन खिड़की तोड़कर अंदर आता है और एंडी को पकड़ लेता है। इसे 2 हफ्ते के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देता है। अगली बार जब रेड डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश होता है तो वो वजाहत करता है कि इसने 30 साल की सजा काटी है और 2 बार कसम खाता है कि इसे इस्लाह मिली है। बदकिस्मती से वो इसकी पैरोल की दरखास्त दोबारा मुस्तरद कर देते हैं। जब रेड यार्ड में वापस आता है तो एंडी उसे एक हरमुन का तोहफा करता है। इस रात रेड अपनी कोठरी में हरमू नक्का का तजुर्बा करता है और एंडी को अपनी कोठरी के लिए एक नया पोस्टर मिलता है। जैसे जैसे महीने गुजरते हैं एंडी हुकूमत को मजीद खतूत भेजना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो उसे खामोश करने के लिए जेल की कुछ तज़कीन व आराइश करने पर राजी हो जाते हैं। हर कोई एक साथ मिलकर एक पुराने स्टोरेज रूम को एक मुनासिब लाइब्रेरी में तब्दील करता है जो मौसीकी भी बजाता है। इस साल नॉर्टन ने इनसाइड आउट प्रोग्राम का ऐलान किया, एक ऐसा इक़दाम जिसमें कैदियों को जेल की दीवारों से बाहर के मंसूबों पर काम करने के लिए लगाया जाता है
ताहम जब वो प्रेस से बात करता है तो वो ये जिक्र नहीं करता कि मर्दों को अदायगी नहीं की जा रही, जिसका मतलब बे है कि ये गुलामी की मजदूरी है और वो पैसे रख रहा है। एक दिन एक मकामी ठेकेदार वजाहत करता है कि इसे नया हाईवे ठेका चाहिए वरना इसका कारोबार डूब जाएगा, लिहाजा वो नॉर्टन को रिश्वत देता है ताकि वो पीछे हट जाए। इस अरसे में होने वाली तमाम माली हरकत एंडी के जरिए किताबों में रखी जाती हैं। निजी तौर पर वो रेड को बताता है कि नॉर्टन उसे उन सब के लिए कानूनी वजाहतें बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रेड उसे खबरदार करता है कि कागजी रास्ता उसे सजा के लिए ज्यादा कमजोर बना देगा, लेकिन एंडी इसरार करता है कि ये इस तक या नॉर्टन तक नहीं पहुंचेगा, ये असल में एक ऐसे नाम तक जाएगा जो उसने उसके लिए बनाया था। 1965 में कैदियों का एक नया ग्रुप पहुंचता है। इनमें से एक टॉमी है जो तोड़फोड़ और दाखिल होने का कसूरवार है। इसके पास लंच के दौरान बहुत सारी कहानियां सुनाने के लिए हैं और रेड का ग्रुप जल्दी से इससे दोस्ती कर लेता है। टॉमी ने अपनी बीवी और बच्चे को घर पर छोड़ा था, लिहाजा वो उनके लिए खुद को बेहतर बनाना चाहता है। वो एंडी से उसे बेहतर पढ़ना सिखाने को कहता है ताकि वो अपनी हाई स्कूल के मसावी की कोशिश कर सके। 54 के एंडी अपना शतरंज का सीट पहले ही मुकम्मल कर चुका है। टॉमी इसका नया प्रोजेक्ट बन जाता है। एक साल की सख्त मेहनत के बाद टॉमी एक आजमाइशी इम्तिहान देता है, लेकिन वक्त पर उसे खत्म नहीं कर पाता। वो गुस्से से चीखता है, लिफ वर्क कागजात को एक गेंद में बदलकर कमरे से निकल जाता है, जिसे एंडी उठा लेता है। बाद में टॉमी रेड से बातचीत कर रहा है और एंडी की कहानी सुनता है जो उसे हैरत में डाल देता है। वो एंडी को बुलाता है और इसे एक ऐसे कैदी के बारे में बताता है जो इसे दूसरी जेल में मिला था। वो आदमी टॉमी को हंसते हुए बता रहा था कि उसने एक जोड़े को उस वक्त कैसे मार डाला जब वो बंदे हो रहे थे और कैसे इसकी बजाय शौहर को मोरद इल्जाम ठहराया गया था। ये पता चलता है कि टॉमी का पिछला सीलमेट असल कातिल है और एंडी वाकई बेगुनाह है। एक मायूस एंडी नॉर्टन से मिलने जाता है और एक नए मुकदमे की दरखास्त करता है, लेकिन नॉर्टन सोचता है कि टॉमी ने कहानी बनाई है। जब एंडी नॉर्टन की गंदी माली स्कीमों को बेनकाब करने की धमकी देता है तो नॉर्टन उसे 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देता है। जब कैदी हैरान होते हैं कि क्या एंडी वाकई बेगुनाह है, टॉमी को बोर्ड ऑफ एजुकेशन से एक लिफाफा मिलता है। ये पता चलता है कि एंडी ने इन्हें इम्तिहान भेजा था और वो सी जुमा के साथ पास हो गया है, लिहाजा अब टॉमी के पास आखिरकार हाई स्कूल डिप्लोमा है। इस रात टॉमी को यार्ड में भेज दिया जाता है जहां नॉर्टन इंतजार कर रहा है। वो जानना चाहता है कि क्या असली कातिल की कहानी सच है और टॉमी कसम खाता है कि यह सच है। फिर नॉर्टन एक गार्ड से टॉमी को गोली मारकर हलाक करने को कहता है। अगले नॉर्टन एंडी को देखता है और इसे बताता है कि इन्हें टॉमी को मारना पड़ा क्योंकि इसने फरार होने की कोशिश की थी। एंडी अपनी अकाउंटेंट की पोजीशन छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्टन कहता है कि छोड़ने का मतलब लाइब्रेरी की तबाही और गार्डर्स की हिफाजत खो देना है। बाहर जाते हुए नॉर्टन गार्ड को एंडी को मजीद 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने को कहता है। जब एंडी आखिरकार बाहर अलिफ है तो वो रेड को बताता है कि अगरचे उसने अपनी बीवी को जिस्मानी तौर पर नहीं मारा, उसने उसे जज्बाती तौर पर दूर भगा दिया, जिसकी वजह से आखिर में वो मर गई। वो ये भी इतराफ करता है कि उसका ख्वाब मैक्सिको के एक साहिली शहर में एक होटल खोलना है। एंडी रेड को अपने साथ आने को कहता है, लेकिन ब्रॉक्स की तरह रेड नहीं सोचता कि वो बाहर जिंदा रह सकेगा। फिर एंडी रेड से एक एहसान तलब करता है, अगर वो कभी जेल से बाहर निकलता है तो एंडी चाहता है कि वो बकस्टन के बलूत के दरख्त पर जाए जहां उसने अपनी बीवी को शादी की तजवीज़ दी थी और एक सियाह आतिश फिशम पत्थर को मुंतकिल करके इसके नीचे जो कुछ है वो तलाश करे। लंच के दौरान रेड अपने दोस्तों को बताता है कि एंडी कैद के बाद से अजीब व गरीब हरकतें कर रहा है। हाईवुड बताता है कि एंडी ने एक रस्सी मांगी थी और ग्रुप को तशवीश है कि एंडी चीजों को खत्म करने पर गौर कर रहा है। इस रात नॉर्टन एंडी से अपने जूते पालिश करवाता है इससे पहले कि उसे इसकी कोठरी में वापस भेज दे। रेड सो नहीं सकता क्योंकि उसे लगता है कि एंडी कुछ पागल करेगा। अगली सुबह तमाम कैदी अपनी कोठरियों से बाहर आते ही नून गुन्ना सिवाय एंडी के जब गार्डर्स उसकी कोठरी की जांच करते हैं तो इन्हें वो खाली मिलती है। उसी दौरान नॉर्टन को पता चलता है कि इसके जूते एक पुराने जोड़े से बदल दिए गए हैं। पुलिस वाले रेड से पूछगछ करने की कोशिश करते हैं जिसे बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। नॉर्टन गुस्से में आ जाता है और एंडी के पोस्टर पर एक पत्थर फेंकता है जो एक सुराख करता है और दीवार में एक सुरंग को जाहिर करता है। अफसरान फौरी तौर पर कुत्तों के साथ इलाके की तलाशी लेते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इन्हें सिर्फ एंडी के जेल के कपड़े, एक साबुन की बुट्टी और इसका पत्थर का हथौड़ा मिलता है। ये पता चलता है कि जब एंडी ने दीवार पर अपना नाम गुंदा किया तो ये पता चला कि ये कितना कमजोर है, लिहाजा उसने हथौड़े से खुदाई शुरू कर दी और अपने मंसूबे को पोस्टर्स के पीछे छुपा कर रखा। वो तमाम मलबा अपनी जेब में रखता था और वक्फों के दौरान उसे बाहर फेंक देता था। गुज़िश्ता रात उसने नॉर्टन की किताब को बाइबल से बदल दिया था और इसके जूते चुराए थे। अपनी कोठरी में उसने अपनी चीजें एक बॉक्स में रखी और उसे अपने पाँव से बांध लिया उससे पहले कि सुरंग से रेंगे। फिर वो पाइपों से नीचे उतरा और एक बड़े पाइप को हर बार आसमान में बिजली चमकने पर एक पत्थर से मारकर तोड़ दिया। एंडी पाइप के अंदर घुस गया और उसे 500 गज तक पाखाने की बदबू से निमटना पड़ा, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और बिलाखिर फरार होने में कामयाब हो गया। अभी एंडी नॉर्टन के बैंक का दौरा कर रहा है और इसके पैसे ले रहा है इस शख्स का बहाना करके जो उसने किताबों के लिए बनाया था। वो एक मुलाजिम से यह भी कहता है कि चोरी शुदा कागजात पर मुश्तमिल एक पैकेज प्रेस को भेजे जाए। कुछ देर बाद नॉर्टन अपने जेल में बदनवानी के बारे में एक खबरी मजमून में अपना नाम देखकर खौफजदा हो जाता है और उसे अपने लिए पुलिस सायरन आते सुनाई
देते हैं। नॉर्टन तेजी से सेफ की तरफ भागता है और बाइबल के अंदर उसे वो सुराख मिलता है जहां एंडी ने हथौड़ा छुपा रखा था। बायरन को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और नॉर्टन वही किस्मत नहीं चाहता, लिहाजा वो है काफ बंदूक पकड़ता है और खुदकुशी कर लेता है। चंद दिनों बाद फ्रेड को एंडी से एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें एक इशारा होता है कि वो कामयाबी से मैक्सिको चला गया है। अगले साल रेड दोबारा पैरोल की दरखास्त करता है। जब वो उससे पूछते हैं कि क्या उसे इस्लाह मिली है तो रेड कहता है कि इस्लाह याफ्ता सिर्फ एक बनावटी लफ्ज है और वो शख्स जो वो कभी था वो चला गया है। वो उसे पैरोल देते हैं और रेड 40 साल बाद आखिरकार रहा हो जाता है। इसके बाद रेड को एक अपार्टमेंट दिया जाता है जहां उसे दीवार पर ब्लॉक्स का कुंदाकारी मिलता है। इसे ग्रोसरी स्टोर में वही नौकरी भी मिलती है। ये जल्द ही इस पर असर डालता है और वो बंदूकों को देखना शुरू आइन कर देता है। वाहिद चीज जो उसे खुदकुशी से रोकती है वो एंडी से उसका वादा है। रेड बकस्टन तक पैदल सफर करता है और एक लंबी वॉक के बाद इसे दरख्त और पत्थर मिलता है जिसे वो एक बॉक्स को बेनकाब करने के लिए हटाता है। अंदर इसे पैसे और एंडी का एक खत मिलता है जिसमें उसे मैक्सिको आने की दावत दी जाती है। रेड फौरी तौर पर अपना सामान पैक करता है और एक मैक्सिकन साहिल की तरफ बस लेता है जहां वो आखिरकार अपने पुराने दोस्त से दोबारा मिलता है।